नमस्कार दोस्तों। तो आज की डेट है 10 जुलाई और आज के द हिंदू का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल में तो आज एक्चुअल में क्या किया कई सारे आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ख़ास तौर से एक आर्टिकल जो है वो आया है पीजीआई 2 इंडेक्स और पीजीआई डी इंडेक्स को लेकर के, मींस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है। तो स्टेट और यूटीज़ के लेवल पर जो इंडेक्स रिलीज़ की जाती है वो पीजीआई 2 के नाम से अभी इस बार रिलीज़ की है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2, मींस वर्जन 2 कह सकते हो आप उसे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है एक अलग इंडेक्स जारी करता है शिक्षा मंत्रालय, जिसको बोलते हैं पीजीआई डी, मींस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो खैर इसके अलावा कल हम लोगों ने जो है क्रूड ऑयल को लेके डिस्कशन किया था, तो एक थोड़ा मिस्टेक हो गई है उसमें बोलते समय स्टार्टिंग में कि इंडिया का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर था वो ईरान था। ईरान को रिप्लेस करके रसिया आ गया। हालांकि बाद में जो है उसको अब वो ठीक बोल दिया था इराक, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कल के एडिटोरियल डिस्कशन में जो पार्ट 2 था उस पार्ट 2 में स्टार्टिंग में ह्यूमन मिस्टेक है ये। ईरान को बार बार जो है बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बोल रहे थे, तो वो ईरान नहीं इराक था। इराक जो है वो इंडिया का बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर था और इराक को रिप्लेस करके रसिया पिछले 4 महीनों में जो है बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया बन गया है। खैर कल क्रूड ऑयल के बारे में इतनी बातचीत हुई, पेमेंट मैकेनिज्म को लेके इस समय जो है काफ़ी मुद्दा छिड़ा हुआ। आज के पेपर में भी जो है एक आर्टिकल इस तरीके का है करेंसी मैकेनिज्म को लेकर के। तो हम लोग जो है क्रूड ऑयल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और भी जो है इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है। तो देखिए क्रूड ऑयल का जो टाइप है तो 3 टाइप के क्रूड ऑयल्स हैं। एक तो आपने सुना होगा ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये तो जनरली आपको सुनने को मिलता ही रहता है। तो क्रूड ऑयल जो है 3 टाइप के होते हैं, WTI क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल और यूरल्स ऑयल। तो कुल मिला के हम लोगों ने कल बात की थी कि जो G7 कंट्रीज़ हैं उन G7 कंट्रीज़ ने रसिया के क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा दी कि $60 पर बैरल से ऊपर जो है ये नहीं बेच सकते। तो $60 पर बैरल में रशिया को कितना घाटा हो रहा होगा आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि WTI क्रूड ऑयल जो है उसकी कल की जो कॉस्ट थी तेल की वो नियर अबाउट 73 पॉइंट समथिंग डॉलर पर बैरल की थी, तो हमने उसको 74 लिख दिया है। और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी कॉस्ट जो है कल की हम आपको बता रहे हैं कि 78 पॉइंट समथिंग थी, तो $79 पर बैरल लिख दिया। अब आप सोच लीजिए कि रशिया के ऊपर जो प्राइस कैप लगी है वो $60 पर बैरल की प्राइस कैप लगी है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जैसे सैंक्शन जब लगाए जाते हैं तो सैंक्शन लगाने में जो ट्रेड रूट्स हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो कोई कंट्री अकेला तो देखिए सब कुछ करने मीन्स आप अपने यहाँ से एटलीस्ट हम कह रहे हैं शिपिंग कर सकते हैं क्रूड ऑयल की, लेकिन उसके बाद जहाँ आप ले जाएंगे, जहाँ आपको सप्लाई करना है, तो उस कंट्री की लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी वगैरह को तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ट्रेड रूट में जो है आपको किसी दूसरी कंट्री की फैसिलिटीज़ को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सैंक्शंस के दौरान जो देश हैं दूसरे वो हेल्प ही नहीं करते ट्रेड में हेल्प करते हैं, पर तभी करते हैं जब वो जो सैंक्शन के अंतर्गत जो शर्तें लगाई जाती हैं उनके ऊपर उनको फॉलो कर रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि G7 कंट्रीज़ ने शर्तें ज़रूर लगाई हैं सैंक्शन के अंदर, जैसे प्राइस कैप लगा दिया है $60 पर बैरल क्रूड ऑयल बेचने का रशिया के ऊपर, ताकि उसे जो है रिवेन्यू जनरेशन में नुकसान हो, मीन्स रिवेन्यू डेफिसिट जैसा हो उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे अगर वो अपना तेल एक्सपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड लॉजिस्टिक्स के मामले में वो उसको हेल्प करते हैं और उसी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। बस तेल के रेट पर जो प्राइस कैप लगी हुई है उसको रशिया को फॉलो करना पड़ता है ताकि नुकसान सह के अपना तेल आप बेचो जितना बेचना है, उससे कोई दिक्कत नहीं G7 को। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि जो क्रूड ऑयल है वो 3 तरीके का क्रूड ऑयल देखेंगे आप, WTI क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, यूरल्स ऑयल। तो यूरल्स ऑयल जो है वो रशिया का ऑयल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल में समझ लीजिए कि जगह के जो जिस जगह प्रोडक्शन हो रहा है उस जगह के प्रोडक्शन अलग अलग जगहों पे होता है, तो जगह के हिसाब से क्रूड ऑयल के नाम पड़े हुए हैं। तो WTI क्रूड ऑयल जो है वो अमेरिका में प्रोडक्शन होने वाला जो है क्रूड ऑयल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो यूरोप में जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी में जो प्रोडक्शन होता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल है। हालांकि दोनों के रेट में जो अंतर आप देख रहे हैं, तो ये रेट में अंतर इसलिए आता है
क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ और लॉजिस्टिक्स में जो खपत होती है उस खपत में अंतर आ जाता है, मीन्स लागत में अंतर आ जाता है। इसकी वजह से आप जो है यहाँ पे ये अंतर देख रहे होंगे। और यूराल्स ऑयल आप जानते हैं रशिया का ही प्रोडक्शन किया हुआ। उसके बाद हमने इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है कि जैसे कैप प्राइस लगा दिया है सैंक्शन के लिए। इसके बाद हमने आपको ये पॉइंट बता दिया, ओनली ऑन दीज प्राइस कैप्स G7 विल प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ टू रशिया। उसके बाद दोनों के बीच में WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल के बीच में आप कंपेरिजन करके देख लीजिए, तो कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कौन सा क्रूड ऑयल बेटर होता है, कौन सा क्रूड ऑयल बेटर नहीं होता है। तो WTI क्रूड ऑयल जो है ये निकाला जाता है टेक्सास, नॉर्थ डकोटा और लुसियाना, जो ये 3 स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वहाँ पे जो है इसका प्रोडक्शन होता है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है इसको नॉर्थ सी में जो यूरोप में है वहाँ प्रोडक्शन किया जाता है। तो ब्रेंट के अलावा और भी जो है ऑयल फील्ड है जिनका नाम है एकोफिस्क, फोर्टीज़, ओसेवर्ग, लेकिन वहाँ का जो भी तेल है उसको हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल ही बोलते हैं। बाकी दोनों तेलों में ऑयल डेंसिटी का अंतर होता है। डेंसिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए, डेंसिटी इसलिए देखते हैं कि अगर डेंसिटी को नापते हैं पानी के रेफरेंस में, तो पानी से अगर ज़्यादा डेंसिटी है या कम डेंसिटी है, इस पर डिपेंड करेगा कि तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरेगा या फिर पानी में डूब जाएगा। तो अगर पानी से कम डेंसिटी है तेल की तब तो तैरेगा पानी के ऊपर, अगर ज़्यादा है तो डूब जाएगा। और पानी में डूबने और तैरने से इसका क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई बार शिप वगैरह पलट जाते हैं या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है तो ऑयल स्पिल हो जाता है जो सीज़ में, समुद्रों में, तो उसकी वजह से जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है वो इफेक्टेड होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप जो है ये जो डेंसिटी है इसको, इस मेज़र को इम्पॉर्टेंट मान सकते हो। तो WTI जो क्रूड ऑयल है उसकी API ग्रेविटी जो है वो 39.6 डिग्री है। ये देखिए हाइड्रोमीटर पे नापी जाती है और डिग्री में इसको नापते हैं, हालांकि डिग्री का ऐसा कोई एंगल वगैरह से लेना देना नहीं है। और API जो है ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, तो वो ग्रेविटी के मेजरमेंट को डिफ़ाइन करता है, तो इसलिए API ग्रेविटी बोलते हैं। तो जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो हल्का होगा और जिसकी ग्रेविटी कम होगी वो भारी होगा। मींस जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छे से तैरेगा पानी के ऊपर। इस चीज़ को लेके आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेटमेंट में आपको कभी मिल सकता है। तो जो WTI ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये ज़्यादा हल्का है बजाय ब्रेंट क्रूड ऑयल के। API ग्रेविटी आप देख रहे होंगे, जो WTI है उसकी 39.6 डिग्री है और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसकी 38 डिग्री है। इसके बाद आप स्वीटनेस देखिए, सल्फ़र कितना है, सल्फ़र का कंटेंट कितना मिला हुआ है क्रूड ऑयल में, इस पर जो है क्रूड ऑयल की स्वीटनेस डिपेंड करती है। तो सल्फ़र का कंटेंट जो है वो WTI में 0.24% है, जो इसे थोड़ा ज़्यादा स्वीट बनाता है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल में 0.40% है, 0.4% है। और जो बेंचमार्क सेट किया गया है कि सल्फ़र जो है कितना हो सकता है क्रूड ऑयल में, तो वो 0.5 है। तो दोनों ही तेलों में आप देखोगे कि अंडर द बेंचमार्क ही जो है सल्फ़र कंटेंट है, पर फिर भी WTI जो है वो बेटर है सल्फ़र कंटेंट के मामले में, क्योंकि जो एमिशन वगैरह होते हैं उनकी क्वालिटी क्या, मतलब उनको तो ये कहना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस में क्वालिटी थोड़ी ही बताएंगे मतलब कि ज़्यादा बुरा कौन है ये समझिए तो जिसमें सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बुरा है, ठीक है। तो WTI जो है इस मामले में भी ब्रेंट ऑयल से अच्छा है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के मामले में देखिए, तो ये जो टेक्सास और नॉर्थ डकोटा इस रीजन में जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है वो लैंडलॉक्ड एरिया है, तो वहाँ से समुद्र तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको लाना पड़ता है दूसरे तरीक़ों से, तो वो कॉस्टली पड़ता है उसका ट्रांसपोर्टेशन। जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसका प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है और इसे जो है ईजी भी है ट्रांसपोर्ट करना। इसके बाद एक जो है ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है OPEC, जानते होंगे आप लोग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो OPEC के बारे में देख लेते हैं। OPEC जो है वो इराक का राजधानी है बगदाद। तो बगदाद में जो है एक एग्रीमेंट को 1960 में 5 देशों के द्वारा साइन किया गया, जिन्हें फाउंडर मेंबर के रूप में जानते हैं OPEC के, और वो हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो ये 5 जो हैं ये फाउंडर मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। और उसके बाद कई देशों ने जो है इसको बाद में ज्वाइन किया, जैसे आप देखेंगे कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो। इसमें जो आप देख रहे होंगे जो आपको कलर्ड दिख रहे हैं, तो एक्चुअल में 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने बार बार जो है इसकी सदस्यता छोड़ी है फिर ली है।
तो उनमें जो है कतर, इंडोनेशिया और इक्वाडोर जो है ये ऐसे देश हैं जो अब इस समय ओपेक के सदस्य नहीं हैं। बाकी इसके अलावा एक देश और है गैबन, इसने भी जो है छोड़ी थी लेकिन फिर इसने वापस से ज्वाइन कर लिया ओपेक को और अभी तक ये ओपेक में है। तो एक समय ऐसा था कि आप देखेंगे कि 2000 मीन्स जो टोटल 16 कंट्रीज़ हुए, आप ये समझिए कि टोटल 16 कंट्रीज़ जो है वो मैक्सिमम जब भी मेंबर रहे हैं तो 16 कंट्रीज़ रहे हैं। बाकी इस वर्तमान समय में जो है 13 देश केवल सदस्य हैं ओपेक के, जिसमें से इक्वाडोर, इंडोनेशिया, गैबन और कतर, इन चारों ने जो है छोड़ने की कोशिश की है। छोड़ने की कोशिश क्या की, मतलब छोड़ा भी है फिर रिज्वाइन भी किया। अब जिसमें से इक्वाडोर है, इंडोनेशिया है, तो इक्वाडोर और इंडोनेशिया इन दोनों ने जो है पहले मेंबर बने, फिर छोड़ा, फिर मेंबर बने और फिर छोड़ दिया। पर गैबन जो है उसने 1995 में सदस्यता छोड़ी, फिर उसे रिज्वाइन कर लिया, अभी तक है। और कतर ने जो है एक बार 2019 में ही छोड़ दिया। तो अगर आप देखेंगे कि लेटेस्ट जो है किसने छोड़ा, तो लेटेस्ट छोड़ने में आपको इक्वाडोर मिलेगा, जिसने 2020 में ओपेक की सदस्यता को छोड़ा है, और इक्वाडोर के पहले जो है कतर ने। इसके बाद आप देखिए तो करेंटली द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए टोटल 13 मेंबर कंट्रीज। ओपेक के सूट में देखिए फाउंडर मेंबर्स अलग रहते हैं, फुल मेंबर्स अलग रहते हैं, और फुल मेंबर्स को उनको जो है अगर फुल मेंबर किसी कंट्री को बनना है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि आप जो है एक क्वांटिटी फिक्स है कि इतना तेल आप कम से कम एक्सपोर्ट करते हो, तब आप जो है एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेबल हो, आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि हमें ओपेक का फुल मेंबर बनना है। और फिर उसके बाद में जो है वोटिंग होती है, और वोटिंग के थ्रू जो है अगर 3/4 वोटिंग मीन्स 3/4 मेजॉरिटी की ज़रूरत है बनने के लिए फुल मेंबर आपको, कि जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से 3/4 वोट अगर इस पक्ष में पड़ते हैं कि आप जो है ओपेक के मेंबर बन सकते हैं फुल मेंबर, तब फिर आप जो है फुल मेंबर बनेंगे। और उसमें भी शर्त ये है कि जो 5 फाउंडिंग मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, इनमें से कोई भी ऐसा ना हो जिसने वोट अगेंस्ट किया हो, मीन्स इस 5 लोगों का वोट जो है कंपलसरी प्लस 3/4। तो इस तरीके से जो है आप बन सकते हैं। बाकी एसोसिएट मेंबर का भी कॉन्सेप्ट है, तो एसोसिएट मेंबर्स के लिए जैसा कि ओपेक का मन करता है अपने हिसाब से टाइम पे कंडीशंस बनाता रहता है। अगर किसी को बनाना चाहता है, आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो जो है आपको अपना एसोसिएट मेंबर बना लेगा। इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है जो आज के द हिंदू के पेपर में है, PGI-D के बारे में, मीन्स परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ की। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो स्टेट और यूटी के लेवल पे है वो इससे अलग है, ये बिल्कुल भी उसका पार्ट नहीं है। तो कभी अगर आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट मिले कि पार्ट है, तो ये पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स स्टेट और यूटी के लेवल पर आती है उसका अभी 5वां एडिशन रिलीज़ किया गया है, जबकि ये अभी जो PGI आई है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, इसका अभी ये 3रा एडिशन है। दूसरा ये कि रेफरेंस ईयर दोनों के लिए ही 2017-18 था, लेकिन जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स स्टेट और यूटीज़ के लिए आई है वो 2017-18 के लिए ही लगातार रिलीज़ हो रही है। मीन 17-18 में रिलीज हुई, फिर 18-19 में, फिर 19-20 में, फिर 20-21 में, फिर 21-22 के लिए। तो इस तरीके से 5 एडिशन आए। जबकि आप जो PGI-D है, आप अब समझ जाइएगा, जब D बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, तो PGI-D जो है ये 18-19 में आती है, फिर 20-21 में आती है, और 18-19 में जो आई वो आई 2017-18 के लिए। फिर उसके बाद में 19-20 में आती है, 19-20 के बाद में 20-21 और 21-22, इन 2 सालों के लिए कंबाइंड आई है अब। तो अभी जो रिपोर्ट आई है PGI-D, ये 2020-21 और 2021-22 के लिए कंबाइंड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो थोड़ा बेटर हो सके। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी है कि इस बार जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आई है उसको जो है मंत्रालय ने नाम चेंज कर दिया, PGI-2 कर दिया, वर्जन 2 कर दिया एक तरीके से। तो उसमें कुछ जो है बेसिक चेंजेस किए हैं। जैसे पहले क्या था, पहले 2 कैटेगरीज के अंदर 70 इंडिकेटर थे और 5 डोमेन थे, ठीक है। याद रखिएगा कि 2 कैटेगरीज के अंदर 5 डोमेन थे और 70 इंडिकेटर थे, जो पहले 2017-18 से रिलीज़ हो रही थी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट एंड यूटी लेवल। लेकिन अब उसमें जो है चेंज किया है
तो 2 कैटेगरीज में डोमेन जो 5 थे उनको 6 कर दिया है, और जो इंडिकेटर 70 थे उनको 73 इंडिकेटर कर दिया, 73 इंडिकेटर सब हो गए हैं। हालांकि दोनों ही रिपोर्ट अभी हाल में ही जल्दी में ही आई हैं, तो दोनों रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिटेल से भी जो है एक अलग से वीडियो बना करके डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि जो आर्टिकल आज आया है द हिंदू में, ये आर्टिकल क्या कहता है इस PGID के बारे में। तो इसके पहले हम लोग एक चीज़ ये देख लेते हैं कि भारत में जो है स्कूल एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा और कितना व्यापक है। तो द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विद अबाउट 14.9 लाख स्कूल। लगभग 15 लाख स्कूल हैं भारत में, 95 लाख टीचर हैं और 26.5 करोड़ स्टूडेंट हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा स्कूल एजुकेशन एनवायरनमेंट है, कितना बड़ा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, और जो कि डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। PGI 2 के बारे में जो है ये चीज़ भी देख लीजिए कि 73 इंडिकेटर्स तक तो हमने आपको बता दिया। 1000 पॉइंट्स हैं टोटल इसमें, नंबर जो दिए जा रहे हैं वो 1000 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जबकि जो PGID है उसमें 600 पॉइंट हैं केवल मैक्सिमम, मीन्स 600 नंबर मैक्सिमम अगर किसी को मिलेंगे तो इतना मिलेंगे। तो अभी जो कंबाइंड इंडेक्स आई है उसके बारे में आगे ऑथर लिखते हैं कि इसके अंदर भी पहले की तरह जो है 10 कैटेगरी में ही डिवाइड किया गया है सारे डिस्ट्रिक्ट्स को। देखिए जो स्टेट के लिए आती है उसमें भी 10 कैटेगरी में ही डिवाइड किया जाता है। तो ये कैटेगरीज आप देख लीजिए कि जो कैटेगरीज हैं वो है दक्ष, अगर 90% से ज़्यादा कोई स्कोर करता है। दूसरी है उत्कर्ष, अगर कोई 81 से 90 के बीच में स्कोर करता है। 81%, ये ध्यान रखिएगा, 81 से 90 के बीच में परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। 1000 पॉइंट में से जो इसका जो है टोटल मार्क है 600 पॉइंट, तो 600 पॉइंट में से अगर कोई 90% से ज़्यादा स्कोर करता है तो वो दक्ष है, और अगर कोई जो है 81% से लेकर 90% तक करता है तो वो उत्कर्ष है। फिलहाल ये बात ध्यान रखनी कि दक्ष और उत्कर्ष दोनों ही कैटेगरी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट को पूरे इंडिया में नहीं रखा गया है। जैसे ऊपर नहीं रखा गया वैसे ही नीचे की भी जो कैटेगरी हैं, आकांक्षी 3 और आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3 और 2, इनमें भी कोई कैटेगरी, इस कैटेगरी में भी किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं रखा गया। सारे डिस्ट्रिक्ट जो है बीच में ही है। अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा की 3 कैटेगरी और आकांक्षी की 3 कैटेगरी, ऐसे है ये। तो इसको देख रहे होंगे, स्क्रीन रोक के आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे लास्ट में अगर कोई स्कोर जो है 10% से भी कम करता है तो उसको आकांक्षी 3 की कैटेगरी में रखेंगे। अब उसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है कि किसी ने भी दक्ष और उत्कर्ष कैटेगरी जो है अचीव नहीं की है डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके बाद कहते हैं कि जो अभी इस बार की रिपोर्ट आई है, जो 121 डिस्ट्रिक्ट हैं वो 2020-21 में, देखिए ये कंबाइंड रिपोर्ट है 2020-21 और 2021-22 के लिए। तो 2020-21 में कहते हैं कि 121 डिस्ट्रिक्ट जो थे, जो 121 ज़िले हैं वो अति उत्तम कैटेगरी में थे, जबकि 2021-22 में जो है डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर जो है, संख्या घट गई है ज़िलों की, और इस समय केवल 51 ज़िले जो हैं वो अति उत्तम कैटेगरी में रह गए हैं। उसके बाद कहते हैं पेंडेमिक इफेक्ट को लेकर के, जहां 2020-21 में 86 डिस्ट्रिक्ट जो है वो परचेस्ड 2 की कैटेगरी में थे, जो कि 6वां हाईएस्ट ग्रेड है। वहीं अब 2021-22 में इनकी संख्या बढ़ के 86 से 117 हो गई है परचेस्ड 2 कैटेगरी में। उसके बाद 2021-22 में चंडीगढ़ ने जो है अपने अति उत्तम स्टेटस को बनाए रखा, जैसा कि उसका पहले से था। बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है दिल्ली और गुजरात के भी हैं जो अति उत्तम कैटेगरी में आ रहे हैं 2021-22 के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, तो महाराष्ट्र में जो है सतारा, कोल्हापुर, नासिक और मुंबई, इन्होंने जो है अति उत्तम कैटेगरी अचीव की है, और कोलकाता जो है इसने भी अति उत्तम कैटेगरी अचीव की है। इसके बाद तमिलनाडु में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तम कैटेगरी में हैं, और बाकी के 3 जो हैं वो परचेस्ड 1 कैटेगरी में है। नाम है रामनाथपुरम, पुडुकोट्टई एंड थेनी। देखिए इनको हम लोग जो है अभी, मैं आपको जो है पूरा अभी दिखाता हूँ, उस पर भी अलग जो है रिपोर्ट जो जारी हुई है उन रिपोर्ट के हिस्से से निकाल के देखते हैं एक्चुअल कंडीशन क्या है। पहले आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है उसमें भी कई स्टेट हैं उत्तम कैटेगरी में और परचेस्ड 1 कैटेगरी में, और 4 जो है वो परचेस्ड 2 कैटेगरी में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है सारे उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो परचेस्ड 1 और 2 में ही है, कोई उत्तम अति उत्तम ऐसा नहीं है, उन्हें ऊपर की 4 कैटेगरी गायब है। और इसके बाद में आप देखिए कि जो नीचे के 2 ग्रेड हैं, हमने आपको बोला था आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3, ये भी पूरे भारत में किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिले। तो 4 ग्रेड ऐसे हैं जो पूरे भारत में किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिले। जो ऊपर के 2 हैं दक्ष और उत्कर्ष, और जो नीचे के 2 हैं आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। तो स्टेट्स जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम आपको मिलेंगे अति उत्तम, उत्तम
और परचेस्ड की 3 कैटेगरी और आकांक्षी की 2 कैटेगरी, इतनी टोटल कैटेगरीज में जो है सारे स्टेट्स आपको मिल जाएंगे। और ये क्या करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम में, ताकि डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो भी समस्याएं हैं उसके शिक्षा तंत्र में उनको पहचाने, गैप्स को पहचाने और उनको जो है डिसेंट्रलाइज मैनर में अच्छी तरीके से पूरा किया जा सके। जैसे डिसेंट्रलाइज मैनर और सेंट्रलाइज मैनर, यहाँ इसका मतलब समझ लीजिए आप कि जैसे सपोज करिए स्टेट ने कोई पॉलिसी लाई और स्टेट ने पॉलिसी ला करके सारे स्कूलों के ऊपर लागू कर दी, तो ये सेंट्रलाइज मैनर में जो है स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने का प्रयास हो गया। लेकिन अगर यही काम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम में करता है, तो ये डिसेंट्रलाइज मैनर में हो गया। तो जो PGID है वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मौका देती है कि वो डिसेंट्रलाइज मैनर में अपने आप को अपग्रेड करे। और ये आपको याद, ये हमने आपको ऊपर बता ही दिया, ये पहली बार जो है ध्यान रखिएगा 2019 में पब्लिश की गई थी, जबकि PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स स्टेट्स और यूटीज़ के लिए जो है वो 17-18 में, मीन्स 18 में ही पब्लिश, उसे भी जो है पहली बार 2019 में ही किया गया है, शायद एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 600 पॉइंट हैं और 83 इंडिकेटर हैं। और इन 83 इंडिकेटर्स जो हैं ये 6 कैटेगरी के अंदर पड़ते हैं। देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ 2 कैटेगरी थी, 6 डोमेन थे और 6 डोमेन में 73 इंडिकेटर थे। यहाँ क्या है कि 6 कैटेगरी हैं और इन 6 कैटेगरी में आगे 12 डोमेन है और टोटल मिलाकर के 83 इंडिकेटर हैं और 600 पॉइंट है मैक्सिमम, जबकि वहाँ पॉइंट जो है 1000 हैं, 1000। तो जो 6 कैटेगरीज हैं वो देख लीजिए आप, हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत डीपली ऐसा बनने की संभावना है, लेकिन फिर भी इतना अपने को पता होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं केवल। तो जो 6 कैटेगरी हैं, पहली है आउटकम्स, दूसरी है इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन, तीसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टूडेंट एंटाइटलमेंट्स, चौथी है स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, पाँचवीं है डिजिटल लर्निंग और छठवीं है गवर्नेंस प्रोसेस। और इनको जो है आगे 12 डोमेन में बांटा गया है। तो ये 12 डोमेन आपके सामने दिख रहे होंगे, इनको आप स्क्रीन पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कि लक्ष्य इसका क्या है, तो लक्ष्य यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपने स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें और जो हाईएस्ट ग्रेड है यानी दक्ष, उस दक्ष तक जो है अपने आप को लेकर के आने की कोशिश करें। इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल आता है आज का, रिस्टोरिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्राउन ज्वेल। देखिए जैसा कि हमें पता है कि पिछले कई सालों से WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म या डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो थी वो काम नहीं कर रही थी। अमेरिका ने जो है मींस उसमें रिक्रूट करने पड़ते हैं ऑफिशियल्स, तो अमेरिका जो है ऑफिशियल्स उसमें रिक्रूट ही नहीं होने दे रहा था। तो ये आर्टिकल जो है WTO के दोबारा जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है इसके दोबारा रीस्टोर होने के बारे में है। तो 2022 में जो है जेनेवा में एक मीटिंग होती, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्रियों के स्तर की मंत्री स्तरीय वार्ता होती है WTO से रिलेटेड जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको लेकर के। तो इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जून 2022 में हुई और ये तय हुआ कि 2024 तक जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, बॉडी है WTO की, उसको दोबारा से रिवाइव कर दिया जाएगा। और इंडिया ने इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि जो मल्टीलेटरल ट्रेड है उसमें दुनिया का विश्वास बना रहे और मल्टीलेटरल ट्रेड जो है जिंदा बना रहे। हालांकि आप देखेंगे ऐसी पिछले टाइम जब से WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो काम करना बंद कर दी, पैरालाइज्ड हो गई, मीन्स पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी, तो उसमें कुछ मेंबर्स जो रिक्रूट करने थे वो मेंबर रिक्रूट नहीं हो पा रहे थे। तो अगर कोई ऐसे मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो इसका एक बार प्रोसीजर आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जो है WTO की मैकेनिज्म काम करती थी। एक्चुअल में जो आप कह सकते हैं कि WTO की जनरल काउंसिल होती है, तो उस जनरल काउंसिल में एम्बेसडर लेवल के अधिकारी होते हैं हर देश के। तो जब कोई डिस्प्यूट पहुंचता है WTO में किन्हीं दो देशों के बीच में, मान लीजिए जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं WTO के अंतर्गत, देखिए WTO का गठन जो है 1995 में हुआ, तो अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसका उल्लंघन करता है कोई कंट्री ट्रेड रूल्स का, तो फिर जो मैटर पहुंचता है WTO के पास, तो WTO की जो जनरल काउंसिल है वो जनरल काउंसिल क्या करती है, एक डिस्प्यूट पैनल बना देती है और वो पहले डिस्प्यूट पैनल सुनवाई करता है। और डिस्प्यूट पैनल जो सुनवाई करता है तो वो जो भी रिकमेंडेशन देता है, तो अगर कोई कंट्री या तो उसे मान लिया एज इट इज़, अगर अपील करता है इन केस, तो फिर WTO में एक अपीलेट बॉडी होती है जो 7 सदस्यों से बनी होती है मिलकर के। तो वो 7 सदस्यीय जो अपीलेट बॉडी है वो बॉडी जो है उन रिकमेंडेशंस में जो भी सुधार अगर संभव होते हैं या सुधार करने होते हैं तो वो सुधार करती है। और उसके बाद में जो अगर सारे देश उन सुधारों पर सहमत होते हैं
तब फिर जो है जिस देश से रिलेटेड डिस्प्यूट था वो देश जो है उसे फॉलो करेगा, या जैसा भी उसके हक में फैसला आया, उसके विरोध में आया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। तो इस तरीके से जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है अपीलेट बॉडी को लेकर के थी कि जो 7 सदस्यीय अपीलेट बॉडी थी उसमें आज की डेट में आप समझ लीजिए कि 2 मेंबर बचे, 5 मेंबर हैं ही नहीं, तो वो अपीलेट बॉडी काम ही नहीं कर पा रही थी। और ऐसा जो है यूएसए के कारण हुआ। तो इसी के ऊपर जो है आर्टिकल है, तो ऑथर लिखते हैं कि जून 2022 में जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जेनेवा में, उसमें ये तय हुआ कि 2024 तक WTO का क्राउन ज्वेल कही जाने वाली डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है, जो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी 7 सदस्यीय बॉडी की, अपीलेट बॉडी की, तो ये अपीलेट बॉडी जो है दोबारा से रिवाइव कर दी जाएगी। कह रहे हैं कि 2019 से जो 2 टीयर DSS है, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। 2 टीयर्स क्यों, हमने आपको बताया ना कि पहले एक डिस्प्यूट पैनल बनाया जाता है और डिस्प्यूट पैनल रिकमेंड करता है, पहले सोल्यूशन देता है, फिर उस पर अगर कोई अपील करना चाहता है तो वो अपीलेट बॉडी के पास जाता है। तो ये 2 टीयर सिस्टम हो गया। ओके, तो 2019 से जो 2 टीयर सिस्टम है ये पैरालाइज्ड हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। पैरालाइज्ड क्यों? क्योंकि कंट्रीज जो मेंबर हैं तो उनकी जनरल काउंसिल और डिस्प्यूट पैनल तक तो बन ही सकता है, लेकिन अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील के लिए अपीलेट बॉडी पूरी नहीं है, उसमें 5 मेंबर है ही नहीं। तो इस तरीके से अपीलेट बॉडी काम नहीं कर रही थी, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो पैरालाइज्ड हो गया था। फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि पैरालाइज्ड क्यों हुआ, तो वही इन्होंने लिख रखा है कि WTO पैनल जो भी अपील आगे जा रही थी तो उसको डील करने के लिए कोई अपीलेट बॉडी जो होती है वो नॉन फंक्शनल थी, वो थी ही नहीं। फिर कहते हैं कि 1995 से लेकर के 2019 तक इस अपीलेट बॉडी ने इंटरनेशनल जो लॉ थे, इंटरनेशनल लॉज को हमेशा बनाए रखा। और बनाए कैसे रखा, उसके लिए उन्होंने 2 उदाहरण भी दिए कि कितने अच्छे स्तर पे काम कर रही थी। आप समझिए कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने भी जब जो है लॉज को ब्रीच किया, इंटरनेशनल लॉज को, तो इन दोनों देशों को लेकर भी अपीलेट बॉडी ने जो है अच्छे फैसले दिए। और ये जो सफलतापूर्वक इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखने का काम कर रहा था, यही इसके लिए जो है घातक हो गया। और ये घातक कैसे हुआ, तो घातक हुआ कि इसकी जो अपीलेट बॉडी थी उसमें रिक्रूटमेंट ही आगे यूएसए ने नहीं होने दिया और धीरे धीरे करके जो सेटलमेंट सिस्टम था वो पैरालाइज्ड हो गया। हालांकि अब 2024 तक इस बात की उम्मीद है कि ये दोबारा से एक बार फिर से रिवाइव हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि प्रॉब्लम आखिरकार क्या थी कि जो है इसको डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को इस तरीके से पैरालाइज कर दिया गया। तो कहते हैं कि प्रॉब्लम ये थी कि यूएसए का कहना ये था कि WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का ये मैंडेट है कि वो ऐसा कोई भी फैसला नहीं देगा जिससे किसी देश के व्यापार से रिलेटेड अधिकारों में या दायित्वों में परिवर्तन आए। इसका काम सिर्फ ये होगा कि जब कोई विवाद इसके पास आएगा तो ये इस विवाद को सुलझाएगा, और वो भी उसमें भी ये हर विवाद को अपने नए तरीके से सुलझाए। ये यूएसए का कहना है। यूएसए को एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी, यूएसए ने जो प्रॉब्लम बताई, वो प्रॉब्लम यूएसए ने यही बताई कि ये क्या करता है कि पीछे का कोई मामला है तो उस पीछे के मामले को नज़ीर बना करके उदाहरण स्वरूप इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जो वर्तमान समय का कोई मैटर है उसमें भी फैसला देता है। मतलब बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाया। अभी ऑथर जो है आगे इस बात को भी बोलते हैं कि ऐसा केवल जो है WTO ने ही नहीं किया, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ICJ है वो ऐसा नहीं करता है, या फिर जो लॉज ऑफ सी को लेकर के जो है बॉडी बनी हुई है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, क्या वो ऐसा नहीं करता है। तो हर न्यायिक संस्था जो है एक कॉमन लॉ सिस्टम में ऐसा होता ही है कि पीछे के केसेस को उदाहरण बना करके नज़ीर के तौर पे इस्तेमाल करके फैसले आगे दिए जाते हैं। तो WTO ने इसमें ऐसा क्या गलत किया, लेकिन यूएसए ने केवल इसी बेसिस के ऊपर यूएसए ने उसकी WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को पैरालाइज कर दिया, उसमें रिक्रूटमेंट होने ही नहीं दिए। तो इसके बाद में आगे ऑथर बोलते हैं कि WTO की मैकेनिज्म केवल इतना ही, मतलब इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड केवल इन्हीं तरीकों से नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि जो है उसने अपने डिसीजन से कई बार ये भी प्रूव किया कि जो प्रीवियस रूलिंग्स हैं, जो प्रीवियस रूल्स बने हुए हैं, उनसे भी आगे जाया जा सकता है डिस्प्यूट मैकेनिज्म को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई तार्किक कारण किसी मामले में उपलब्ध हो जाते हैं
तो ये किसी भी न्यायिक व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसमें ऑथर कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ने कुछ भी गलत ऐसा नहीं किया था। बात बस इतनी सी है कि अमेरिका ये चाहता है कि अगर अमेरिका किसी ऐसे डिसीजन से या पूर्ववर्ती उदाहरण से सहमत नहीं होता है या फिर उसके पक्ष में नहीं है, तो सारे देश जो है ये मान लें कि डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है, वो मैकेनिज्म जो है, वो पीछे के किसी केस को उदाहरण नहीं बनाएगी। यूएसए बस ये चाहता है कि अगर उसे सूट नहीं करता तो सब लोग मान लें कि ये ऐसा नहीं कर सकती बॉडी कि पीछे के किसी केस को आगे के डिसीजन के लिए उदाहरण बना सके। उसके बाद आगे कहते हैं ऑथर कि ये यूएसए के लिए जो है एक गेम प्लान की तरह था। यूएसए ने एक गेम प्लान किया था। वास्तव में डब्ल्यूटीओ का गठन 1995 में पोस्ट सोवियत एरा में इसलिए हुआ ही था कि जब दुनिया इसके पहले जो है दो ध्रुवों में बटी हुई थी, आपको पता है, सोवियत यूनियन और यूएसएसआर और ये अमेरिका के बीच में लगातार जो है कोल्ड वॉर चल रहा था। और कोल्ड वॉर जो है 1989 में यूएसएसआर के 15 हिस्सों में जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उस विघटन के साथ में समाप्त हुआ। तो कहते हैं कि उस समय जो पूंजीवाद है वो अपना जो है एक नया उदार चेहरा लेकर के दुनिया के सामने आया कि हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे और आपस में जो है दुनिया को एक अच्छी ग्रोथ की ओर ले चलेंगे। और इसलिए जो है इन्होंने डब्ल्यूटीओ को बनाया था। लेकिन जब कालांतर में धीरे धीरे करके क्या हुआ कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के सिनेरियो में उभर के आने लगा। और चाइना के उभरने से जो प्रॉब्लम हुई अमेरिका को, तो अमेरिका ने जो है अपने इस हित को साधने के लिए डब्ल्यूटीओ के ऊपर जो है इस तरीके का एक अतार्किक आरोप लगाया कि ये प्रेसिडेंट केसेस को उठा करके और नए नए डिसीजन दे रहा है। और ये बेबुनियाद सा आरोप लगा करके डब्ल्यूटीओ को इनइफेक्टिव बना दिया। उसके बाद ऑथर आगे कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है नियो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम का कि द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट कंपटीशन शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय द विजिबल हैंड ऑफ द लॉ। मतलब कि जो बाजार है उस बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। तो मार्केट कंपटीशन का एक इनविजिबल हैंड, जब आपस में ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मार्केट में जो है कंपटीशन आएगा और ये कंपटीशन जो है हेल्दी बना रहे, इसके लिए एक विजिबल हैंड होना चाहिए लॉ का। तो इस नियो लिबरल थॉट को पूरा करने के लिए डब्ल्यूटीओ जो है एज ए विजिबल हैंड इन द मार्केट सिस्टम एंटर करता है। लेकिन कालांतर में जब चाइना के साथ में लगा कि चाइना जो है ज़्यादा तेज़ी से उभर के आ रहा है ट्रेड के सिनेरियो में वर्ल्ड में, तो जो है इसको डिसमेंटल कर दिया उन्होंने। डब्ल्यूटीओ को पूरी तरीके से इनफेक्टिव बनाने की कोशिश कर दी अमेरिका ने। और अमेरिका ने ये जो प्रयास किया है डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को इनइफेक्टिव बनाने का, इसको जो है ऑथर कह रहे हैं कि ये एक तरीके से पूरे मार्केट के कंपटीशन सिस्टम का या फिर ट्रेडिंग सिस्टम का डीज्यूडिशलाइजेशन है। मीन्स पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया थी उस न्यायिक प्रक्रिया को समाप्त करने का एक तरीका है। और न्यायिक प्रक्रिया को समाप्त कहते हैं कि इसलिए किया जाता है ताकि, देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के स्थापित होने से क्या होता है कि जो आपकी अकेले की ताकत है तो उस अकेले की ताकत को आप जो है फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप एक समूह में बैठे हैं तो आप कितने भी मजबूत हों, लेकिन 50 लोगों के बीच में आप अकेले मान लीजिए बहुत मजबूत हैं, तो जब अगर आपने सबके साथ कोई एग्रीमेंट किया है तो फिर 49 लोगों को साथ लेकर के चलना होगा आपको। तो फिर आप जो है अपनी पावर्स को एंजॉय नहीं कर सकते अकेले। लेकिन अगर किसी को अपनी पावर को एंजॉय करना हो वापस से, तो क्या करेगा, वो एग्रीमेंट तोड़ देगा। वही अमेरिका ने किया कि अमेरिका जो है अपनी पावर्स को वापस चाहता था कि हम जो है, जैसे हमने अभी तक अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पे बनाए रखा है पावरफुली, तो वैसे ही वापस से हम फिर से पावरफुल हो जाएं। तो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स को वापस लेने के लिए अमेरिका ने इस रिवर्स फेनोमेना को अपनाया, जो कि डीज्यूडिशलाइजेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट। उसके बाद अगले स्टेप में ऑथर कहते हैं कि इस बात को एक और तर्क भी हमारे पास ऐसा है जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका की वास्तव में मंशा क्या थी। तो वो कहते हैं कि अमेरिका ने आज तक जो है सिर्फ केवल मल्टीपल प्रॉब्लम्स को ही पहचाना डब्ल्यूटीओ के सिस्टम में, लेकिन कभी भी किसी तरीके का कोई संरचनात्मक सुझाव नहीं दिया, कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया। अगर वो चाहता कि डब्ल्यूटीओ की बॉडी काम करती रहे तो बजाय कमियां गिनाने के वो कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन देता। उसके बाद जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि ये ऑथर की नज़र में ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं
कि यूएसए के साथ बात करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, कि अपीलेट बॉडी को दोबारा ज़िंदा किया जाए, उसको दोबारा से ट्रैक पे लाया जाए। जो देश हैं WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके पास सीधा सा एक जो है एक तरीका ये हो सकता है कि ये एक जो है हेनरी गाव करके किसी का नाम दे रहे हैं, जो जिनका एक लॉजिक बता रहे हैं ये, कि अपीलेट बॉडी मेंबर्स को जो जनरल काउंसिल मीटिंग है वो वोटिंग के सिस्टम के थ्रू जो है दोबारा से सिलेक्ट कर दे, रिक्रूट कर दे मेंबर्स को। यूएस के साथ बातचीत करना जो है एक मूर्खतापूर्ण चीज़ है। ये ऐसा इसलिए मानना है इनका क्योंकि चाइना अभी भी जो है उतना ही ऑफेंसिव है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में, चाहे वो ट्रेड को लेकर के हो, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के हो, चाहे एरिया बेस्ड डोमिनेंस को लेकर के हो। तो उनका कहना है कि यूएसए जो है अभी आज भले ही 2024 में आप रिवाइव कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं हर समय इस बात का डर बना रहेगा कि यूएसए जो है WTO के इस DSS को मानने को ठीक से तैयार नहीं होगा। तो अभी आज का जो ये पार्ट, इसको हम जो है अभी और भी हमारे पास आर्टिकल हैं डिस्कस करने के लिए इम्पॉर्टेंट, तो उसके लिए आज जो है दूसरा पार्ट भी इसका अभी डाल देंगे। तो आज के लिए जो है हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।